तो अक्सर लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय रहता है कि बैंक क्या करते हैं, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं और फिर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आप बैंक में जाते हैं तो परंपरागत रूप से आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो बैंक दो कार्य करते हैं। बैंक एक तो आपसे जमा स्वीकार करता है और आपको ऋण देने का कार्य करता है। सवाल यह है कि कैसा ऋण देता है, किस लिए ऋण देता है। तो ऋण सवाल यहाँ पर दूसरा वाला महत्वपूर्ण है कि किस लिए ऋण देता है। तो एक ऋण देता है उपभोग व्यय के लिए, उपभोग व्यय के लिए, और दूसरा है निवेश व्यय के लिए, निवेश व्यय। सवाल है उपभोग व्यय क्या है। अगर मुझे एप्पल का फ़ोन ख़रीदना है, मैंने एप्पल का फ़ोन ख़रीदा और चलाया, यही कर रहा हूँ, यानी कि एप्पल के फ़ोन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसका उपभोग कर रहा हूँ, उपभोग व्यय। एक कंपनी है जो एप्पल का फ़ोन बनाने वाली कंपनी है, उसको लग रहा है कि मुझे अपनी शाखाओं का विस्तार करना चाहिए, एक यूनिट और लगानी चाहिए। एप्पल के फ़ोन की डिमांड अधिक है, इसलिए मुझे उत्पादन बढ़ाना चाहिए। तो उसने एक और यूनिट स्थापित करने के लिए ऋण लिया और ऋण ले करके एक यूनिट स्थापित कर दी। तो हम उसे कहेंगे कि यह निवेश व्यय है। लेकिन तो ये तो हो गई संकीर्ण परिभाषा, संकीर्ण बातें, यहाँ तक हमें नहीं समझना है, इसके आगे समझना है। इसके आगे जब समझेंगे तो हम ये बात करेंगे कि आधुनिक समय में बैंक कौन कौन से कार्य करते हैं और उन्हीं कार्यों को यूनिवर्सल बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। एक स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जो बैंक है, फंक्शंस ऑफ बैंक्स, तो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कार्य क्या है और सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक कार्य उसका क्या है। तो जो प्राइमरी कार्य है, प्राथमिक कार्य जिसे कहते हैं, यानी कि पहला कार्य, तो पहला कार्य जो मैंने आप लोगों को बताया कि वह जमा स्वीकार करता है। मैं गया बैंक में, जमा किया, तो उसने जमा मेरा स्वीकार कर लिया, यानी कि रख लिया, जमा कर लिया अपने पास पैसे। अब उस पर इंटरेस्ट देता है। कौन सा जमा है, क्या जमा है, अभी थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी फंक्शन। और प्राइमरी फंक्शन में डिपॉजिट्स यानी कि जमा की बात करिए। जमा तो किस तरह के और कितने प्रकार की जमा होती है। जमा दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, यानी कि मांग जमा। मांग जमा का मतलब आप समझिए कि आपने बैंक में जमा किया है, आपको 2 बजे रात में भी ज़रूरत है, तो आप उससे मांग लीजिए कि भैया मेरा पैसा दे दो, मुझे ज़रूरत है। ये क्या है? मांग जमा। मांग जमा से संबंधित दो खाते हैं। खाते कौन कौन से हैं? जिन्हें एक को कहते हैं करेंट अकाउंट, जिसे चालू खाता कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं सेविंग अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, इन दोनों को मिलाकर के एक नाम से संबोधित किया जाता है, कासा, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो बैंक क्या करता है? प्राइमरी जो उसका कार्य है, प्राथमिक कार्य में डिपॉजिट, मैंने पहले कार्य की बात की। डिपॉजिट कैसा? तो डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को दो हिस्सों में बांटा। पहला कार्य ये है करेंट अकाउंट, और दूसरा जो आपका अकाउंट होता है उसे सेविंग अकाउंट कहते हैं। अच्छा, जो सेविंग अकाउंट है इसमें बैंक आपको लिमिटेड विड्रॉ की सुविधा देता है। अर्थात आपको अगर एक महीने की बात करें तो 3 से 5 बार आपको विड्रॉ, एटीएम से विड्रॉ करने का ऑप्शन देता है, और उसमें भी कैप लगाता है। कैप लगाने का मतलब ये है कि अधिकतम आप कितना निकाल सकते हैं वो भी डिसाइड करता है बैंक। जो सेविंग अकाउंट आपका है, उस सेविंग अकाउंट में जितनी भी धनराशि आपका है उस पर बैंक आपको ब्याज देता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सेविंग अकाउंट में जितना अमाउंट आपके अकाउंट में जमा है उस पर बैंक आपको वार्षिक ब्याज देगा। लेकिन करंट अकाउंट, दरअसल जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, प्रतिदिन का, दिन भर में कई बार उन्हें लेन देन करना है, तो वो ये खाता खुलवाते हैं। इस खाते में चूंकि कई बार लेन देन करना है, हो सकता है कि एक महीने में 100 बार लेन देन करना हो, विड्रॉ करना हो, यानी कि पैसे निकालना हो। ऐसी स्थिति में बैंक ने ये कहा कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, बार बार लेन देन कर रहे हैं, इससे हमारे
एम्प्लॉई पर बोझ पड़ रहा है, बैंक पर बोझ पड़ रहा है, यानी कि हमारा काम बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, इसलिए इस पर मैं आपसे कुछ चार्ज लूँगा। तो जहाँ सेविंग अकाउंट पर बैंक आपको ब्याज देता है, वहीं करेंट अकाउंट पर आपसे चार्ज लेता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार के जमा की। इसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट, हिंदी में कहें तो सावधि जमा या समय जमा आप कह सकते हैं। समय जमा का मतलब ये है कि एक टाइम पीरियड के लिए आपने अपना पैसा बैंक में फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया तो चूंकि मैंने कहा फिक्स कर दिया, ठीक है, तो इसी से एक शब्द निकल करके आया फिक्स डिपॉजिट। तो अब यहाँ पर देखिए टाइम डिपॉजिट, इसे दो भागों में बांट करके देख रहे हैं। एक को कहते हैं आरडी। आरडी अगर आपके पास आईसीआईसीआई या किसी भी बैंक का एप्लीकेशन है तो उसमें आपको ऑप्शन देता है आरडी करने का। आरडी का मतलब है, इसका फुल फॉर्म होता है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग का मतलब जैसे आप लोगों ने अगर पहले के समय में 8वीं 6ठी क्लास की मैथमेटिक्स की किताब आपने पढ़ी है तो उसमें एक पहले ही चैप्टर देता था जिससे कहा जाता था पुनरावृत्ति। ठीक है, तो उसी तरह से सोचिए रेकरिंग डिपॉजिट, यानी यह आवर्ती किस्म का है। हर महीने, जैसे मान लीजिए आपको एक समय में ये चाहिए कि 5 वर्ष पूरा हो तो मेरा जो अकाउंट है उसमें मेरे पास 10 लाख रुपए हों, लेकिन 10 लाख रुपए आपके पास अभी नहीं है कि अभी आप जमा कर पाएँ, लेकिन आपके पास हर महीने इतना पैसा होता है कि आप 5,000 रुपये या 10,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे पहले की स्थिति ये होती थी कि एक बैंक का एजेंट आता था, प्रतिदिन आपसे शाम को पैसा ले जाता था और जमा कर देता था। ठीक है, उसी तरह से ये आरडी है, आप हर महीने उसमें कुछ पैसा जमा करते हैं और एक समय के बाद आपको एक मुश्त उस पर ब्याज भी मिलता है, ब्याज के साथ आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हर महीने कटेगा, आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा और जमा होने के बाद बैंक आपको उस पर 5 साल बाद या जितने समय के लिए आपने किया है उतने समय में आपको पैसा दे देगा। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट सभी लोग जानते हैं कि 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए हमने फिक्स कर दिया। 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जो भी हमने फिक्स किया, उस फिक्स अमाउंट पर हमें एक समय के बाद उतना मूलधन और प्लस ब्याज मिल जाता है। ये आप लोगों ने समझ लिया। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। प्राइमरी फंक्शन में हमने बात कर लिया था डिपॉजिट और लोन के बारे में, तो हमने इसको कहा था कि यह जमा स्वीकार करता है और ऋण देता है। तो ऋण कितने प्रकार का देता है, देखिए, एक होता है शॉर्ट टर्म का लोन। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि मान लीजिए मुझे कार लेना है, ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास पूरा पैसा नहीं है कि मैं एक बार में जा करके कैश पेमेंट करके कार ले लूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा बैंक से, कहूँगा कि मुझे कार लोन चाहिए। कार लोन मान के चलते हैं कि 7 वर्ष के लिए, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कार लोन कितने समय के लिए, 7 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, जो भी निर्धारित हो, 7 वर्ष अधिकतम। शॉर्ट टर्म का लोन देता है, उस पर इंटरेस्ट लेता है आपसे। लॉन्ग टर्म का लोन, लॉन्ग टर्म यानी कि लंबी अवधि का, दीर्घावधि भी आप कह सकते हैं का ऋण आपको देता है। जैसे आपको घर खरीदना है तो घर खरीदने के लिए आपको होम लोन चाहिए, और होम लोन कितना, 30 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं दीर्घावधि का ऋण या लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके अकाउंट में, हालांकि पहले सेशन में मैं बता चुका हूं, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए नहीं हैं, केवल आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपको इमिडिएटली 10 लाख रुपए का चेक जारी करना है, किसी को देना है, तो चेक के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और आपका उसी बैंक में या किसी भी बैंक में, मान लेते हैं एफडी है, कितने का, 10 लाख का एफडी है, फिक्स डिपॉजिट आपका है। इसका डॉक्यूमेंट तो आपको बैंक दिया होगा ना, इसका डॉक्यूमेंट बैंक ने आपको दिया है, और ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर ले जा कर के जमा करेंगे बैंक को और कहेंगे कि भैया आप इसके आधार पर मुझे ऋण दे दीजिए। तो जो आपका एफडी का कागज़ है एज ए सिक्योरिटी इस्तेमाल होगा और उसी के आधार पर बैंक आपको ऋण दे देगा। ठीक है, अब आपके अकाउंट में मान लेते हैं 5 लाख रुपए है या
थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि 1 लाख रुपए है, अब आप चाहें तो 10 लाख का भी चेक जारी कर सकते हैं, बैंक आपको मना नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट की सुविधा। लेकिन जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है उस पर थोड़ी देर के लिए सोचिए कि बैंक ने आपको ये कह दिया कि आप 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, मैंने आपको इतना क्रेडिट लाइन दे दिया है। अब चाहें उसमें से आप 5 लाख इस्तेमाल करिए या पूरा ही अमाउंट इस्तेमाल करिए, आपको ब्याज उस पर पूरे पर ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट का मतलब होता है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैंने कहा कि एफडी का कागज़। अब यहाँ पर सोचिए, इसमें बैंक आपसे ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने आपको 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक का क्रेडिट लाइन दे दिया है, और इस क्रेडिट लाइन के हिसाब से अगर आपने केवल 1 लाख का ही इस्तेमाल किया या 2 लाख का ही इस्तेमाल किया तो आपको केवल 2 लाख का ही ब्याज देना है, आपको पूरे 10 लाख पर ब्याज नहीं देना है। तो ये हमने समझ लिया कि ये लोन देता है, तो लोन के प्रकार के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, अच्छा ध्यान रखेंगे कि जब आप एनपीए पढ़ते हैं तो एनपीए के डेफिनेशन में इसको शामिल किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। जो सेकेंडरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक्स के बारे में बात करें तो बैंक इसमें क्या करता है, ये कहाँ से आया, कब आया। फिलहाल एक समिति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नरसिंहम समिति, जो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित समिति है, और 1991 में और 1997 में 2 बार इस समिति का गठन किया गया था। यह समिति अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित समिति। इस समिति ने कहा कि बैंकों को अपने परंपरागत कार्यों से, अब मैं ये कह रहा हूँ इधर, ठीक है, अपने परंपरागत कार्यों से आगे बढ़ करके अपने कार्यों का विस्तार करना चाहिए, जिससे बैंकों की इनकम और बढ़े, बैंक प्रॉफिटेबल हों, और जितना अधिक प्रॉफिटेबल होंगे उनकी शाखाओं का विस्तार होगा, बैंकों के कार्यों का विस्तार होगा, और इस तरह से वित्तीय समावेशन भी बढ़ेगा, यानी कि प्रचलित वित्तीय व्यवस्था से वंचित वर्ग जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या है। बैंक आपके एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। तो एजेंट के रूप में कुछ खरीदना हो, बेचना हो, आपके फिलहाल के लिए एजेंट के रूप में कार्य करता है। ये अगर आप चाहें तो इसके माध्यम से, बैंक के माध्यम से आप बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। ये भी है, माफ़ कीजिएगा, बिल पेमेंट। अगर आपको मोबाइल का ही बिल पेमेंट करना है, आपको बिजली का बिल पेमेंट करना है, कोई और बिल पेमेंट, गैस का बिल पेमेंट करना है, तो इस बिल को भी ये कर देता है, यानी कि बिल का भुगतान कर देता है। तो ये कार्य कर रहा है। मान लीजिए कोई मंदिर है और मंदिर में खूब चढ़ावा आ रहा है, और उस चढ़ावे को लेकर के जितने पुजारी हैं, जितने लोग हैं, ठीक है, उनकी जीभ, ठीक है, तो चढ़ावे का सही हिसाब किताब कौन रखेगा, कैसे रखेगा, क्या वो बेईमानी करेगा नहीं करेगा, ये भी तो समस्या हो सकती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए उस चढ़ावे को ध्यान में रख करके किसी एक बैंक को ये दे दिया गया कि भैया जितना चढ़ावा आ रहा है उस चढ़ावे को गिन करके आप रखिए, ठीक है, और समय आने पर दे दीजिएगा जब ज़रूरत होगी। तो वो ट्रस्टी के रूप में काम करता है। तो बैंक किसके रूप में, ट्रस्टी के रूप में काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, बाइंग और सेलिंग शेयर। अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो शेयर खरीदने और बेचने का भी काम बैंक करता है आपके, ठीक है, आपके बिहाफ पर बैंक शेयर को भी खरीदता है और बेचता है। तो शेयर खरीदने और बेचने का भी कार्य करता है। इसके अलावा बैंक अन्य भी कार्य करता है। अन्य कार्य में मान लीजिए अगर विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना है तो विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय भी करता है। इसके साथ साथ बैंक आपके लिए गिफ्ट कार्ड भी जारी करता है। आपके दोस्त की शादी हुई है या किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट देना है तो आप एक रिचार्ज करवाइए, उसको दे दीजिए, वो चाहें तो उसके लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, तो बैंकों के कार्यों के बारे में सामान्यतः इस बात को समझ लीजिए कि बैंक के 2 कार्य हैं, एक जमा स्वीकार करना और दूसरा ऋण देना। इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। इसको कहा जाता है कि यह परंपरागत, ठीक है,
परंपरागत कार्य है और इनको कहा जाता है कि यह आधुनिक कार्य है। आधुनिक कार्य। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो बैंक के बारे में और डिटेल में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लेकर के आते रहेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।